नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टिका। और दर्शकों, सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि हमारा जो यह कार्यक्रम है ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हां, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको हमारे फ़ोन नंबर्स बता देती हूँ। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755260049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी आप लिख लें 1800233340। जी हाँ, इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आज की हमारी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके पहले आप सभी को अवगत करा देती हूँ आज की तिथि से। तो चलिए डालते हैं नज़र कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है श्रावण और आज है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी। तारीख है 9 अगस्त और दिन है बुधवार। जी हाँ, इसी के साथ कामना करती हूँ कि आज का आप सभी का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और नज़र डालेंगे आज के इतिहास के दिन और देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी थी 9 अगस्त के दिन। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज के इतिहास में। सन 1925 में 9 अगस्त को बहुप्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। सन 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। सन 1971 में भारत पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। सन 2005 में नासा का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा था। सन 2007 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लेकर अंतरिक्ष यान एंडेवर अपने अभियान पर निकला था। सन 2008 में सरकारी क्षेत्र की 3 कंपनीज एनटीपीसी, एनएचपीसी व पावर फाइनेंसेस कॉरपोरेशन तथा टाटा कंसल्टेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर पावर एक्सचेंज गठित करने तथा उसके संचालन हेतु एक संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। सन 2012 में भारतीय सेना ने 9 अगस्त को परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। और आज ही के दिन 9 अगस्त के दिन सन 1954 में अशोक दीवान जी का जन्म हुआ था। वे भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। तो जी हाँ दर्शकों, ये था 9 अगस्त के दिन का इतिहास। से आगे बढ़ेंगे, आप सभी के साथ साझा करेंगे एक अच्छा सा विचार। सबसे बड़ी समस्या हमारा दिमाग ही होता है, उन बातों को भी पकड़ कर रखता है जो बेवजह होती हैं। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल देखिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे दिमाग से ही शुरू होती है। हमारे दिमाग के अंदर ही अगर आप कहें कोई भी विचार है सबसे पहले हमारे अंदर ही आता है ना। और कई बार आप देखिएगा कि बेमतलब की बेवजह बातें जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसी ढेर सारी बातें हम अपने दिमाग में रखे रहते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अब आप सिर्फ अच्छे विचारों का आचरण ही करें, अच्छी बातें ही अपने तक रखें और देखिए जीवन फिर कैसे अच्छा हो ही जाना है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और आपको जैसे कि मैंने इतिहास में पढ़ा था कि सन 1925 में काकोरी कांड हुआ था। जी हाँ, काकोरी घटना घटी थी 9 अगस्त के दिन। दर्शकों, इतिहास में ये एक बहुत बड़ा महत्व रखने वाली घटना थी, जिसे काकोरी घटना कहते पूरी जा रहे अंग्रेजी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया था। इस लूट के पीछे जो मंशा थी दर्शकों, वो यह थी कि जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के लिए हथियार खरीदे जाने हैं या फिर जो भी इंतजाम करने हैं, उन सभी व्यवस्थाओं के लिए इस जो खजाना है उसे लूटा जाए और उन सब कामों में उपयोग किया जाए। और दर्शकों, इस घटना में जर्मनी में बनी 4 पिस्तल, जिनका नाम माउजर पिस्तल्स का उपयोग किया गया था और इस घटना को अंजाम मात्र कार्यों ने ही दिया था। जी हाँ, इन 10 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी। जी हाँ, और ये एक बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया था इस घटना को। जी दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि और किस मायने में 9 अगस्त
खास है। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस, जिसे हम विश्व मूल निवासी दिवस भी कहते हैं, जी हाँ, वो मनाया जाता है। और आज इसी विषय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो विश्व आदिवासी दिवस है इसको मनाने का कारण क्या है। और आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, जी हाँ, वो ऐसे खास सामाजिक कर्ता हैं जिन्होंने आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, रेखांकित काम किए हैं। तो आज उनके उन कामों के बारे में आपसे परिचय कराएंगे और बहुत सारी ऐसी बातों पर नज़र डालेंगे जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर कहिए जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो चलिए मिलवा देते हैं आपको आज के हमारे अतिथि से। तो सबसे पहले अनिल गोलाइत जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पुनः कार्यक्रम में। और आपके साथ शरद सिंह कुमरे सर भी आज हमारे अतिथि के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, आप भी एक सामाजिक कर्ता हैं। अब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनिल सर से शुरुआत करते हैं। अनिल सर, सबसे पहले जो आज का दिन है विश्व आदिवासी दिवस, जिसे हम विश्व मूल निवासी दिवस भी कहते हैं, सर ये क्यों मनाया जाता है? मैडम, विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का जो मूल कारण है, ये इसका जो इतिहास है यूएनओ से संबंधित है। जी यूएनओ के जो 193 देश है उसके अंदर में 1945 से भारत भी उसका सदस्य है। और यूएनओ ने ये जाना कि विश्व के जो मूल निवासी, उस देश में रहने वाले जो मूल निवासी है, कहीं न कहीं समस्याओं से पीड़ित है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए जी आज का दिन डिसाइड हुआ जी 9 अगस्त। जी तो उस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है एक्चुअली। जी बिल्कुल। दर्शकों, जो आज का विश्व आदिवासी दिवस है ये पूर्णतः आदिवासियों के लिए समर्पित है। और ये दिन जो मनाया जाता है, आदिवासियों का जो दुनिया भर में जो भी आदिवासी है, उनका जो भी योगदान रहा है, उन योगदानों पर प्रकाश डाला जा सके, उनको याद किया जा सके, इस संदर्भ में आज का दिन मनाते हैं। चलते हैं शरद सर के पास। और शरद सर, दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, जो सामाजिक कार्य होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। सर, सही कह रही हूँ ना मैं कि इसकी कोई सीमा नहीं होती है। और जो इसका आधार होता है वो कहीं ना कहीं सद्भावना होती है। जो हमारे आज के अतिथि हैं शरद सर, इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर सामाजिक कार्य को अपनाया है। सर, ये जो चीज़ है कि आपने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आप सोशल वर्क में उतरे हैं, इसका कारण क्या था? कोई तो वजह होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ बेवजह नहीं आती है। तो क्या कारण था? जी, एक्चुअली 16 जनवरी 2001 को मेरी जो बहन है, छोटी बहन, जी शहीद बिंदु कुमरे, वो शहीद हो गई थी। जी वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट में थी जी और उन्होंने 4 आतंकवादियों को मारा था और फिर उनकी भी डेथ हो गई थी उसमें। और जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर एयरपोर्ट है, वहाँ 6 आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, लश्कर तैयबा संगठन के आतंकवादियों ने हमला किया था। और उसमें वो ड्यूटी पर थी वहाँ पर एयरपोर्ट में। तो एयरपोर्ट में जब हमला किया तो उन्होंने 4 आतंकवादियों को मारा और ख़ुद भी जो है मतलब अंतिम सांस तक उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। तो वो मेरे चाचा जी की बेटी थी। तो वो हम उम्र थी, तो हम साथ में खेला करते थे, जी साथ में घूमते थे। तो उससे मेरी बहुत फीलिंग्स थी। तो उसकी डेथ हुई, वो शहीद हुई, तो फिर मुझे भी बड़ा वो लगा कि ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, जबकि वो तो एक लड़की है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर आतंकवादियों ने उनको जो है नहीं छोड़ा। तो समस्या जो है कि हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन के ही खिलाफ क्यों जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मतलब समस्या है। आज जो देश है या दुनिया है, ये बटा हुआ है, तो ये मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, पृथ्वी में लाइफ के लिए ठीक नहीं है। यदि पृथ्वी में लाइफ ख़त्म होगा तो उसके लिए मानव ही रीज़न होगा, क्योंकि मानव की जो गतिविधियां हैं, वो चाहे पर्यावरण हो या यहाँ पर जो एक सद्भावना का वातावरण हो, वो नहीं है, उन्हीं के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। आज समस्या मानव है। यदि पृथ्वी में जीवन ख़त्म होता है तो प्रॉब्लम इज़ ह्यूमन। और ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए हमने तमाम तरह के काम किए हैं। फिर मैंने क्या किया कि जहाँ लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं, मतलब लेते हैं, तो हम अपना ब्लड डोनेट करके दूसरों को अपना बनाने का कंसेप्ट है। इसलिए हमने फिर
बहन बिंदु कुमरे के शहादत के बाद में रक्तदान करना शुरू किया। तो मैं करीब 15-16 स्टेट में ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और मैं 100 बार रक्तदान कर चुका हूँ। तो मतलब यही है कि हम संदेश ये है कि हम सद्भावना रहेगा तभी तो हम डेवलपमेंट करेंगे। हम एक दूसरे के लिए कुर्बान होने की भावना रखें, क्योंकि हमारे जो शहीद हैं, महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, उनकी भावना यही थी कि देश में यूनिटी रहे, सब लोग सुखी रहें, सब मिलकर रहें। आज आपने जो बताया काकोरी कांड में, तो उसमें सभी लोग थे, इवन अशफाक उल्लाह थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो ये जो सब इनकी भावना क्या थी, इनकी भावना थी कि हमारे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि हम स्वतंत्रता देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, निस्वार्थ भाव से अपने आप को कुर्बान करके उनका मकसद एक ही था कि हम अपने देशवासियों के लिए अच्छा भविष्य रखें, ताकि मतलब सभी लोग सुखी रहें और सभी उन्नति करें। इसलिए थोड़ी छोड़ा था कि हम आपस में आज भी लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जाति धर्म के नाम पर बटेंगे। उनका मकसद संदेश यही था। जैसे आप शहीद भगत सिंह कह लें, या राम प्रसाद बिस्मिल जी, या चंद्रशेखर आज़ाद, या सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी, या आपको मालूम नहीं है कि जैसे मंगल पांडे जी को बोलते हैं पहला शहीद, पर ऐसा नहीं है। वो 1785 में जो तिलका मांझी थे, वो उनसे 60-70 साल पहले अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं, क्योंकि उनको घोड़े से बांध कर खींचा गया था कई किलोमीटर तक। इसके बाद भी डेथ नहीं हुई थी, तो फिर उनको एक गांव में ले जाकर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो इस तरह का मतलब मेरा ये कहना है कि शहीदों की कोई जाति नहीं होती है, क्रांतिकारियों की कोई जाति नहीं होती है। वो एक ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ते हैं। तो उनका संदेश यही है कि हम अपने देश को नंबर 1 बनाएं और दुनिया में हम लोग अच्छा, जो वसुधैव कुटुंबकम है हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसको आगे बढ़ाएं। सर, टंट्या भील काफी उल्लेखनीय नाम है। टंट्या भील जी, तो मैं चाहूंगी कि उनके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी भाई, टंट्या भील भी जो है वो एक तरह से भील समुदाय है, भारत में बहुत बड़ी समुदाय है, ट्राइबल। तो वो लीड करते हैं। तो वो उस समय मतलब जब जल जंगल ज़मीन की बात आती थी, तो देखिए आदिवासी बहुत सीधा होता है जी। पर जब यदि उसको छेड़ा जाए तो उनका जो कुर्बानी की कोई बराबरी नहीं है जी। तो वो मतलब अंग्रेज़ों से उस समय उन्होंने वो किया था, और गरीबों के लिए या साहूकारों के खिलाफ तो अत्याचार, अन्याय, शोषण, क्योंकि कोई भी जो ह्यूमन होता है उसका यदि एक अच्छा ह्यूमन है ना, जिम्मेदार नागरिक, तो गलत का खिलाफ रहेगा ही वो। आज ऐसे लोग हो गए कि अरे भाई मेरे साथ नहीं हो रहा, चलिए, क्योंकि आज मणिपुर में जो घटना हुई है तो वो मतलब उसमें आप देखिए कि जैसे एक महिलाओं के साथ, मातृशक्ति के साथ इतना गलत हुआ है, तो मतलब जो पूरा देश कलंकित हुआ है इससे। तो मतलब वहाँ पर जैसे ट्राइबल्स हैं तो उनको बाहर निकाल दिया गया है। एक मतलब ये है कि उनके ज़मीन पे नज़र है लोगों की। तो ये जो पूंजीपति जो वर्ग है, ये हर समय हमेशा हर युग में परेशानी बना हुआ रहता है। तो उनके खिलाफ जो है टंट्या भील जी ने बहुत संघर्ष किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी। तो ये उनका एक बहुत ऐतिहासिक वो था। तो ऐसे लोग हुए हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे ट्राइबल कम्युनिटीज रघुनाथ शाह, शंकर शाह हो, इनका तो बड़ा बहुत अलग अनोखा शहादत है कि उनको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया था, और उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आप समझौता कर लोगे तो पिता को छोड़ देंगे, और बेटे को मतलब पिता के लिए भी ऐसे ही पूछ रहे थे कि आप यदि समझौता करोगे तो बेटे को छोड़ देंगे। पर उन्होंने दोनों ने मना कर दिया और उन्होंने देश के लिए कुर्बान होना पसंद किया। तो ये बहुत अनोखा शहादत है इतिहास में। जी सर, अगर हम आदिवासियों की मुख्य समस्याओं के बारे में बात करें, चुनौतियों के बारे में बात करें, तो वो क्या क्या हैं? जी, चुनौतियाँ तो देखिए सबसे पहले कि एजुकेशन, उनको मतलब ये सही है कि वो प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं, वो लोग कम साधनों में जीवन जीते हैं, ये तो एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि इवन दूसरे जो पढ़ा लिखा समाज है उसको भी उनकी जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई लिखाई मत करो, आप दिमाग आपका आधुनिक हो, पर आप अपने जो बेसिक चीज़ें हैं, पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना श्रेष्ठ जीवन होता है। क्योंकि आज जो परेशानियां हैं दुनिया में, जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत भयंकर समस्याएं हैं कि ये इससे पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। आप मतलब समझिए कि जो जैव विविधता है उसको नुकसान होना मतलब मानव का जीवन भी संकट में है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल जंगलों में कम साधनों में अपना जीवन यापन करते हैं, और वो
उनके मतलब दुनिया में उन्हीं के पास ये कला है कि वो जंगल में भी खुश रहते हैं, चाहे आप अंडमान में चले जाइए या मध्य प्रदेश में जो जंगल हैं या बस्तर में चले जाइए छत्तीसगढ़ में, या दुनिया में और भी जगह एग्जांपल देखिए। यदि आप और हम वहाँ नहीं रह सकते खुश, क्योंकि वो ट्राइबल्स कम साधनों में, तो ये प्रकृति के सच्चे पुत्र होने का वो अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। काफी संतुष्ट इनकी प्रवृत्ति। तो इनकी जो समस्याएं हैं वो एजुकेशन तो है, हेल्थ का है, बाकी आज उनको जो है उनका मेन चीज़ है कि उनको जल जंगल ज़मीन से अलग किया जा रहा है। उनको जो है देखिए, जो ट्राइबल रहता है ना तो वो जंगलों में रहता है तो वो उसी में खुश रहता है, पर जो पूंजीपतियों का उनके ज़मीन के अंदर जो खजाना है उस पर रहता है। तो यही अंतर देखिए सोच की, कि उसको कुछ नहीं चाहिए ट्राइबल को, उसको ऑनली जीवन जीना है बहुत सादगीपूर्ण तरीके से, जबकि जो पूंजीपति हैं उनकी नज़र उनके जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं, जंगल में लकड़ियां हैं या खनिज हैं, वो चाहिए उनको। तो इसलिए उनको बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से उनको वहाँ से अलग किया जाए, तरह तरह के बहाने। तो जबकि यदि देखा जाए तो ओरिजिनली दे आर द ऑनर ऑफ दिस कंट्री ना, मतलब जो ट्राइबल्स हैं वो मूल मालिक हैं, मतलब ट्राइबल हों, मूल निवासी हों। यहाँ के जो द्रविड़ियन सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता, कितनी रिच कल्चर थी। दुनिया में जो बेस्ट जो सिविलाइजेशन थे उनमें से एक सिविलाइजेशन था, और उसके जो निर्माता द्रविड़ियन थे, मतलब यहाँ के मूल निवासी। तो आप बताइए कि वो यहाँ के मालिक थे और आज वो किस हालत में। आप मतलब उनको, जैसे बात होती है कई बार आरक्षण की, तो उनको बोलते हैं कि भीख ले रहे हैं, जबकि यदि देखा जाए ओरिजिनल, यदि मानवता के नाते यदि ईमानदारी से सोचा जाए तो दूसरे लोगों ने उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया है ना, उनके संपत्ति पर, उनको बेघर किया है, या उनके संपत्ति पे अधिकार कर रहे हैं, और उनको डेवलपमेंट के वो। और ऐसा नहीं कि ट्राइबल्स को कुछ आता नहीं हो, जंगल में रहते हैं तो लोग बोलते हैं ना जंगली है, ऐसा नहीं है। वो आप देखिए उनके पूरे किले हैं, उनका राज था, वो शासन करते थे, और इट वाज वेरी हेल्दी मतलब सिस्टम एट दैट टाइम। कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए मात्र सत्तात्मक समाज था, और मात्र सत्तात्मक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जो मात्र शक्ति के साथ में इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, और ये पुरुष वर्ग को ये कलंक लग रहा है कि वो इस तरह से करता है, तो उसको सोचना पड़ेगा पुरुष वर्ग को कि भाई हम कम से कम उनको अपने से आगे ना समझें तो बराबर तो लाएं, बराबरी का दर्जा दें, और उनको उनके अधिकारों से भी वंचित न करें। क्योंकि स्वतंत्रता के पहले महिलाओं को भी जो है पढ़ाई का, संपत्ति का, शिक्षा का और बराबरी का अधिकार ही नहीं था। जैसे जो शूद्रों के साथ होता था वो महिलाओं के साथ भी होता था। तो आज जैसे संविधान आ गया है तो उनको अवसर मिल रहे हैं, तो बच्चियां, बेटियां चाहे आईएएस के एग्ज़ाम हो या और भी फौज में हो, हर जगह टॉप कर रही हैं वो। तो उनको जैसे समय बदल गया है ना, पहले लड़ाई करके हम लोग जीतते थे, तो अब वो समय बदल गया है, तो अब उनको दिमाग का काम है, कंप्यूटर का युग है, तो महिलाओं को, बच्चियों को मौका मिलता है। तो बिल्कुल, और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कोई लड़की या मतलब कलेक्टर बनती है तो पूरे ज़िले पर राज करती है। तो पढ़ाई को बेस बनाया जाए, ट्राइबल्स को भी या जो मूल निवासी हैं उनको आप पढ़ाई का अवसर दीजिए, उनको पढ़ाई निःशुल्क कर दो, स्वास्थ्य निःशुल्क कर दो। आप दूसरी चीज़ों में बिल्कुल सुविधा मत दीजिए, पर आप उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो देना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि ये अपने आप विकास कर लेंगे। जैसे उनके जल जंगल ज़मीन से अलग ना किया जाए, क्योंकि उनका बेस है, और इसी से इनकी जीवन शैली से ही दुनिया बची। कहीं ना कहीं वो हमें सिखा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सीहोर से। ज्योति जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी जी ज्योति जी, हम आपको सुन सकते हैं, अपना प्रश्न रखें। ज्योति जी, अपना प्रश्न रखें। जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये था कि कई बार तो आदिवासी रहते हैं, उनको पता नहीं रहता उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं हैं। जी बिल्कुल। तो उनको हम कैसे जागरूक करें? जी, जागरूकता सर। जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि जागरूक तो खुद को होना पड़ेगा, और सरकार भी समय समय पे अपना जो काम करती है तो उसका प्रचार प्रसार तो करते हैं, जो सरकारी योजनाएं रहती हैं, पर सरकार के ऊपर ही पूरा निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था व्यक्ति, समाज और सरकार, ये तीनों के समन्वय से आगे बढ़ता है। तो
आप लोग जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ समन्वय रखें, अपने अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जागरूक नागरिक होते हैं, तो एक टीम बनाकर जो है चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमारे समाज के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और फिर यदि इसके बाद भी यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती तो भोपाल पास में है, और आजकल पूरा इंटरनेट है और सब पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा दुनिया जुड़ा हुआ है, तो आप इससे जानकारी ले जी। सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों के लिए हमको ही जागरूक रहना होगा, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप ये सारी जानकारियाँ जुटा सकते हैं। हमारे साथ अनिल जी भी हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपके नज़रिए से ये जो जनजातियाँ हैं, जो आदिवासी ट्राइब्स हैं, ये आज भी क्यों पिछड़े हैं? इतने राइट्स इनके लिए हैं, इतनी बहुत सारी पहल करी जाती है, पर स्टिल आज भी वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और सर, इनको आगे लाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को आगे लाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है शिक्षा की। और भारत के अंदर में ट्राइब के मामले में अगर कहा जाए तो बड़ा मतलब यहाँ के जो लोग हैं एक्चुअल में जो टॉप लेवल पे जो बैठे हुए हैं, जी। तो उन्होंने उस चीज़ को उतने गंभीरता से अभी तक नहीं लिया है। हम देखते विधानसभा में या लोकसभा में डिबेट डिस्कशन होता है, लेकिन बहुत बार ग्राउंड लेवल पर अगर जाके देखते तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। जी, बिल्कुल। आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी पोजीशन भी आज उतने लेवल पे बहुत अच्छी नहीं है, या आप देखिए कि उनमें जो जन जागृति उतने लेवल पर नहीं है। तो ये कार्य क्या होता है कि मैं थोड़ा सा अलग दार्शनिक ढंग से देखता हूँ। ये मानिए कि एक व्यक्ति हमारे लिए एक एसेट भी बन सकता है और लाइबिलिटी भी बन सकता है। अब एसेट कैसे बनता है कि अगर हम उसको सुशिक्षित करें, अच्छे उसके अंदर में कैरेक्टर डालें, अच्छा उसको ज्ञानी बनाए, तो वो देश के लिए भी एसेट होगा, परिवार के लिए एसेट होगा, स्टेट के लिए एसेट होगा। लेकिन अगर उसको गलत डायरेक्शन में अगर डाल दिया जाए तो लाइबिलिटी होगा। अगर वो शराब पीने लग जाए, गलत काम करने लग जाए, अनपढ़ रहे, गंवार रहे, तो वो मतलब क्या लाइबिलिटी हो जाएगा। वो खुद तो परेशान होगा ही होगा, लेकिन साथ में सोसाइटी को भी परेशान करेगा। जी, बिल्कुल। तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये तो मतलब सरकार को, जो सरकार है उसमें ये नहीं देखे कि किस धर्म का है, किस जाति का है, क्या है। सबके लिए एजुकेशन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको फ्री करें। एजुकेशन के मामले में मैं यहाँ से निवेदन करता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या स्टेट में बैठे मुख्यमंत्री या अन्य जो प्रतिनिधि लोग हैं, ये एजुकेशन के मामले में बहुत सेंसिटिव हो जाए। दूसरी चीज़, एजुकेशन के नाम पर अंधविश्वास नहीं सर, फैला। आपके उत्तर को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ ओके। जबलपुर से जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि आदिवासियों के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं उगाई जाती हैं, इसके अलावा कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि हम लोग तो जड़ी बूटी खाते ही अपने आप को सामान बना लेते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, मेहनत की दिन रात कर लेते हैं। तो इसका कैसे पता चलेगा, उसका आदान प्रदान यहाँ पर कैसे होगा? ये तो आवश्यक हो गया है इसका। जी, तो अनिल इसके सर। बारे में कुछ बताएगा। जी, देखिए, मैं एक्चुअल में मैं खुद ही ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ, और अपनी व्यक्तिगत अगर मैं बात कहूँ तो आज भी मैं बहुत सारे ऐसे पौधे जिसका मैं उपयोग करता हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि मैं बहुत कम मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य के लिए मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे जो पौधे हैं उसके अंदर में बहुत सारे विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइटोफैक्टर्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जहाँ तक हम अपने देश की बात कहें तो यहाँ पर लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहे हैं। ये बीमारियाँ नहीं है एक्चुअल में, ये गलत खान पान का और प्रदूषण का नतीजा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो जो जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, प्रदूषण को ख़राब कर रहे हैं। अभी मैं मेरे कॉलोनी की अगर बात करूँ जहाँ मैं रहता हूँ, तो बगैर हमको पूछे लोगों ने पेड़ काट दिए। मेरे को बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए वहाँ की जागृति नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमारी बिल्डिंग खराब हो जाएगी, हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाए। और मैं ये सोचता हूँ कि हमको अच्छा ऑक्सीजन मिलना चाहिए, क्योंकि हम उस ढंग से देखते। तो जो जंगलों के अंदर में जो जड़ी बूटियाँ हैं ये बहुत बड़े पैमाने पे है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें किसी प्रकार का कीटनाशक नहीं डाला जाता है, ओरिजिनल चीज़ें मिलती है। जी। तो ट्राइब लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इसका व्यवसायीकरण किसी और ने कर लिया जी। है ना। उनसे जानकारी ले ली है, मार्केट के अंदर में जो आयुर्वेद या अन्य चीज़ें जो मिल रही है अभी, तो ये ट्राइब के ही माध्यम से, ट्राइब ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया जी। है ना।
जी शरद जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए जो आदिवासी, हमारे देश के जो आदिवासी हैं वो काफ़ी प्रकृति के निकट रहते हैं। जी। तो बिल्कुल उनका जड़ी बूटी और पेड़ पौधों से जो परिचय होता है वो काफ़ी कहिए क्लोज होता है। तो क्या ये एक कारण है? जी, एक्चुअली क्या है कि आप लंबे समय से देखेंगे, पुरातन जो पाषाण काल से भी, तो जी। ट्राइबल्स मतलब का जो डेवलपमेंट या ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है। जी। तो हमारे पूर्वजों ने जो मतलब अच्छा क्या है हमारे लिए और बुरा है ना, हमारे लिए वरदान और हमारे लिए अभिशाप क्या है, जी। तो उन्होंने जो जड़ी बूटियों को चिन्हित किया है कि क्या हमारे लिए वरदान हो सकते हैं, क्या किस में दवाई होती है, किस में मतलब क्या खाने से जहर होता है, वो जी, सब बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ डिफाइंड। तो इसके लिए क्या है कि एक तो गवर्नमेंट को तो करना ही जी। चाहिए लगातार सेमिनार इनके जी, लिए, एक बिल्कुल। विभाग भी खोलना चाहिए, और जी। उसमें समय समय पर जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो लोग हैं, तो जी। उनसे सर यहाँ नाम पर लेके लिस्टिंग करके जी। उनको एक चिन्हित किया जा सकता है और पेटेंट भी किया जा सकता है जी, कि ताकि क्या। सभी जी। लोगों को जी इस हाँ, लाभ की हो। जानकारी हो सके। जी। बिल्कुल। सोनेश जी, आपका स्वागत है, आप हमसे जुड़े हैं भोपाल से। अपना प्रश्न करें। सोनेश जी, आप अपना प्रश्न करें। शायद सुनेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम अनिल सर के पास चलते हैं। और सर, आप हमें लायबिलिटी और एसेट के बारे में बता रहे थे, जिम्मेदारियों पूंजी कहे तो वो जो देश, यहाँ पर हम मैं बेसिक चीज़ से ये करूँगा, है ना। जी। एक जैसे माता है हमारे लिए, एक माता मतलब धरती माता की भी हम बात करते हैं, धरती हमारी माता है। तो हमारी माता जो हमें पैदा करती है वो भी एक हमारी माता है। जी, बिल्कुल। माता हमें पैदा करती है। तो एक माता जो है, तो यहाँ पर शक्ति की बात होती है, जैसे भारत के अंदर में है ना, मातृशक्ति, मातृ प्रधान जी। देश रहा है। सर, मातृशक्ति के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। सोनेश जी का संपर्क फिर से हमसे जुड़ चुका है। सोनेश जी, स्वागत है पुनः कार्यक्रम में। प्रश्न करें अपना। नमस्ते मैडम जी। ये आदिवासी जो कलाकार हैं, इनके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई? जी। बिल्कुल। शरद सर, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी। फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। जो आदिवासी कलाकार होते हैं, जी, जो उनके लिए क्या क्या सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं ताकि वो अपने कला को, अपने टैलेंट को आगे ला सकें और सहजता के साथ उसे रख सकें? जी, एक्चुअली इसमें मतलब अलग अलग विभाग हैं, जैसे डीआईसी है, उसमें जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं कोई जंगल से या लकड़ी से या कुछ कला है तो उसके लिए भी है। बाकी जो आर्ट का कला है, जो ड्राइंग करते हैं, तो अभी जैसे आप देखेंगे मंडला के कितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गए हैं। तो आप लोग भी जैसे अभी भी एक बैम्बू से जो अपनी कला से कुछ बर्ड्स वगैरह बनाकर लाए हैं, कि धर्मेंद्र जी ने, वो देखेंगे कुछ समय बाद। जी, तो इस तरह के लोग हैं, तो गवर्नमेंट भी मतलब उसको चिन्हित करती है, वो चाहती भी है, विभाग भी, क्योंकि आप ज़िले में देखेंगे तो हर ज़िले में डीआईसी के लोग या फिर कलेक्टर से जुड़े हुए, तो पूरे जो योजनाएं होती हैं या ग्रामीण विकास विभाग के, तो ऐसे कलाकारों को खुद ही वो लोग लाते हैं और अपना प्रोग्रेस दिखाने के लिए उनको प्रमोट भी करते हैं। तो आप लोग अपने ज़िले में संपर्क में रहिए और वहीं से शुरू होती हैं चीज़ें। ग्राम पंचायत वाले भी करते हैं या ब्लॉक वाले भी या जिला पंचायत वाले। तो 26 जनवरी 15 अगस्त में भी इनका जो है विशेष वो होता है। और अपने मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि अपने जैसे मैंने जैसे जादव पायेंग जी हैं असम में, वो उनकी कला है सेवा की, तो उन्होंने 1360 एकड़ का जंगल अकेले ने खड़ा कर दिया। ये सेवा की भावना थी, ये कला है उनकी ना। जी। तो उसी तरह का मतलब फिर एक पत्रकार ने उनकी स्टोरी बनाई, फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनको सम्मानित किया। इसके बाद में फिर प्रणब मुखर्जी जो थे राष्ट्रपति हुए, तो फिर उन्होंने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। तो इस तरह के जो प्रतिभाएं हैं, उनको फिर और भी कई लोग हैं साउथ के जो उनको पद्मश्री मिला है। तो मतलब कला मतलब छिपती नहीं है, बस आप ये है कि आप सही जगह अपना पवित्र भाव से काम करते रहें, और आप अच्छी कला होगी तो निश्चित रूप से आपको यदि सरकार नहीं करती तो जो पब्लिक है वो प्रमोट करती है आपको। वैसे सरकारें भी करती हैं और उनकी योजनाएं हैं, उसके तहत आप लोग लाभ लीजिए, जागरूक रहें, तो
आपको और समाज को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल सोनेश जी, भोपाल में स्थित जनजाति संग्रहालय आप बिल्कुल वहाँ पर देख सकते हैं कि वो वहाँ पर बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और वो ऐसा संग्रहालय है जहाँ पर ऐसी प्रतिभाओं को मौका भी दिया जाता है। समय समय पर बहुत सारी वर्कशॉप या फिर कहें एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं जहाँ पर आप अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसी जानकारियों से आपको अपने आप को अपडेट रखना होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको मौके के लिए मतलब ऐसे कलाकारों को मौका नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल है। बस जो अंतर जो फर्क आ जाता है वो है इनके प्रति जागरूक और जानकारी रखने का। तो आप बिल्कुल उस संग्रहालय, जो जनजाति संग्रहालय है, वहाँ से जुड़ के बिल्कुल जानकारियाँ आप ले सकते हैं। और चलते हैं अनिल सर के पास। सर, आपकी एक बुक है निब्बान, तो उसके बारे में मैं चाहूँगी आप जिक्र करें। सबसे पहले तो इसका मतलब हमारे दर्शकों को बताएं आप। निब्बान एक्चुअली ये शब्द है, ये पाली से आया है। और पाली ये हमारी बहुत पुरानी एक लैंग्वेज है ना, पाली है, प्रकृत है, या जो हमारी मूल बेसिक जो चीज़ें हैं जी। तो निब्बान का अर्थ जो होता है वो है, एक्चुअली ये जो शब्द है ये पाली के अंदर में पहली बार तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने इसका व्याख्यान किया है। और इस पर रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्चुअल में बड़ा सब्जेक्ट में इसलिए कि इसमें बहुत कम समय में इसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हम जब इनलाइटमेंट के बारे में जब बात करते हैं, इनलाइटमेंट ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो ज्ञान का जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड या चित्त जो होता है, जब ये शांत स्थिति में पहुँचता है, शांत स्थिति में पहुँचता है, तो आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक आपको प्रसन्नता आती है। जी बिल्कुल, है ना, ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस आता है। और जितने भी वर्ल्ड के अंदर भी जो इन्वेंशन हुए हैं, इस लेवल पर जाके ही लोग इन्वेंशन करते हैं, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हो। तो आपका जो अपना व्यक्तित्व जिस स्थान पर जुड़ता है, जहाँ पर हाईएस्ट हैप्पीनेस होता है, उस एरिया को निब्बान कहा गया है। बड़े दुख की बात है कि मैं भारत के अंदर में पैदा हुआ हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दुख के कारण कि इस पर मैंने 2010 में लिखा है, लेकिन इस पर मुझे रिसर्च का अवसर नहीं मिला। जी सब्जेक्ट को ऐसा रखा गया कि इसका जब मैंने उद्घाटन किया तो मुझे लोगों को आमंत्रित करना पड़ा कि आइए भाई, भोजन की व्यवस्था भी मैं करूंगा और मेरी बुक का ये करना है। अगर मैं जापान में पैदा होता जी तो गवर्नमेंट वहाँ की मुझे बुलाती, रिसर्च करती कि ये आपने कौन से सब्जेक्ट ये किया है, क्योंकि इसके ऊपर 3 लाइनें लिखी है कि अनंत शक्तिशाली, परम शांत और परम सुख की दुनिया का शोध। क्योंकि आपका जन्म जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को लेके होता है, जी बिल्कुल, जन्म मरण, इससे मुक्ति पाने का जो रास्ता है वो निब्बान है, जी इनलाइटमेंट। भारत की इसमें जैसे बहुत से संत व्याख्या करते हैं मोक्ष या मुक्ति, वही ये मोक्ष और मुक्ति का नाम ही निब्बान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, शरद सर के पास चलते हैं। सर, क्योंकि आप जो ट्राइब्स हैं इनके उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, तो जब आप कुछ वर्कशॉप लेने जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे हैं, कहा जाता है कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो देश का भविष्य होते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है? जो हमारा देश का भविष्य है, क्या किस स्तर पर है? आपको बहुत उन बच्चों में प्रतिभाएं दिखती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो संक्षेप में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक्चुअली इस बारे देखिए, में बताएं। प्रतिभा तो हर समाज में होती है, और ये है कि जिनको प्रमोशन होता है तो आगे बढ़ जाते हैं। पर आज जो है, जिस तरीके से समाज में मतलब एक नशा का चलन है, या मोबाइल से जो लोग एक प्रदूषित हो रहे हैं। मैंने अभी गांव में समर कैंप चलाया था, और उसमें मैंने देखा कि बच्चियों का बहुत अच्छा उसमें भागीदारी रही, पर जो बच्चे थे लड़के, तो उनकी भागीदारी कम रहती थी। और उनका ये है कि मैंने देखा है कि जो लड़के हैं उनको काफ़ी स्वतंत्रता रहती फैमिली में, तो वो गलत दिशा की ओर भी जा रहे हैं। मतलब उनके जो गलत वीडियो देखना, मतलब इंटरनेट का सही उपयोग नहीं करना, तो ये मोबाइल वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। तो अभी नशा और ये सब चीज़ें समाज में हैं, जो मोबाइल है, इसके कारण से बहुत गलत कल्चर जा रहा है अपने समाज में। तो अपने जो टीचर्स और परिवार, माता पिता, इनकी जिम्मेदारी है कि इनको एक सही संस्कार में रखें, अपने जागरूक खुद रहें, और बच्चों को भी ऐसे इसमें रखें कि वो सही दिशा में जाएं, मॉनिटरिंग करें। और बच्चों में प्रतिभा बहुत होती है, और
जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो है एक नैतिक मूल्य होते हैं, जी, नैतिक मूल्यों के साथ बढ़ना चाहिए। जी, बिल्कुल। मतलब पढ़ाई सिर्फ जी, जी। एजुकेशन अक्षरी ज्ञान नहीं होना चाहिए। जी मतलब सर, कहीं ना कहीं जी। कि बच्चों में अगर हम अच्छे संस्कार डालें तो अब खुद ब खुद जो भविष्य है वो संभल जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सा संदेश भी हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से हो गया। शरद सर, कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी thank बिल्कुल you। दर्शकों, अब समय हो गया है आप सभी को एक सांस्कृतिक झलकी दिखाने का। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं जो हमारा आदिवासी समुदाय है उनके द्वारा दी गई कुछ प्रस्तुतियाँ, कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। चलिए देखते हैं कि ये कहाँ की झलकियाँ हैं। ये मैं आगे आपको बतलाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक झलक लेते हैं, आनंद लेते हैं इन सभी प्रस्तुतियों की। चलिए। ये है मध्य प्रदेश का गुडुम्बा जिला। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का अखाड़ा। कश्मीर रॉक नृत्य के साथ लद्दाख जबरो नृत्य। तो दर्शकों, ये जो झलकियां हमने सांस्कृतिक झलकियां देखी जिसमें आदिवासी समुदाय ने अपनी प्रस्तुतियां दी थी, ये दर्शकों अंतर्राष्ट्रीय समारोह हुआ था 3 से 6 अगस्त रविंद्र भवन में। जी हाँ, इस समारोह में 19 और उत्कर्ष समारोह था इसका नाम, और ये थी इसकी झलकी, और जिसमें आपने देखा होगा हमारे माननीय राष्ट्रपति और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी शिरकत करी थी इस समारोह में। तो ये थी
झलकियां उस कार्यक्रम की। और दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को यहाँ बताऊंगी कि एक डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें कंजंक्टिवाइटिस और डेंगू के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस समय ये जो डिसीज़ है ये हमें देखने मिल रही है। जी, तो दर्शकों, कुछ कारणवश संपर्क हमारा टूट गया है डॉक्टर साहब से, तो बिल्कुल आगे हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी बातचीत हो सके। इसके पहले आप सभी को मिला देती हूँ हमारे दूसरे मेहमान, जी हाँ, जिनका नाम है धर्मेंद्र रोहर जी। स्वागत है आपका। आप एक बैम्बू कलाकार हैं, बैम्बू आर्टिस्ट हैं। दर्शकों, आपने भूरी भील जी का नाम सुना ही होगा, जो चित्रकार हैं, पद्मश्री भूरी भील जी। जी हाँ, और उन जो कि अभी यहाँ पर भोपाल में जो ट्राइबल म्यूज़ियम है वहाँ पर पदस्थ हैं। और देखिए दर्शकों, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको पूरी कोशिश करी जा रही है कि वो आगे आए अपनी प्रतिभाओं को लेकर और उनकी प्रतिभाओं को प्रॉपर एक पहचान मिल सके, और उनको इस पहचान, इस तरीके का सपोर्ट देने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारी पहल और कोशिशें कर रही हैं। और ऐसे ही एक आर्टिस्ट को हम लेकर आए हैं हमारे कार्यक्रम में, और आपसे परिचय मैंने करवा ही दिया है। धर्मेंद्र जी, पुनः स्वागत है आपका। आपसे बातचीत करेंगे, आपकी कलाकृतियाँ देखेंगे, पर यहाँ पर सरमन सिंह जी से हमारा दोबारा से संपर्क जुड़ गया है। तो आइए स्वागत करते हैं सर। डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कंजंक्टिवाइटिस हमें बहुत देखने मिल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि कंजंक्टिवाइटिस को लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, और कैसे इससे दूरी बनाई रखी जा सकती है। जो आई फ्लू हो रहा है, कैसे इससे दूरी बनाकर रखना होगा, इस परेशानी से हम बच सकें, वो सारी चीज़ें, तमाम जानकारियाँ। इसके साथ डेंगू के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ ज़रूरी बातें बताएं। जी, धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए। कंजंक्टिवाइटिस और डेंगू दोनों ही इस मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत बढ़ते हैं। डेंगू का मेन कारण तो ये होता है कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें मच्छर पनपते हैं, और उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और अनफॉर्चुनेटली अगस्त सितंबर का महीना, अक्टूबर में थोड़ा सा डाउन आएगा, तो अगस्त सितंबर में सारे हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक रहना है, पानी इकट्ठा ना करें। और मच्छर हो तो मच्छर को, जो भी नगर पालिकाएं हैं जहाँ जहाँ की कंसर्न है उनमें उनसे बात करें, और पानी जहाँ इकट्ठा होने की गुंजाइश हो उसमें रोकें उसको, और नहीं तो छिड़काव करें। कंजंक्टिवाइटिस का जहाँ तक सवाल है, वो भी एक वायरस की डिजीज है, जैसे डेंगू है। डेंगू मच्छर को काटने से वायरस फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाने के लिए मच्छर की जरूरत होती है। कंजंक्टिवाइटिस में किसी बीच के मीडियम की या मध्यस्तर की जरूरत नहीं होती है, और वो डायरेक्टली एक मरीज जो होता है उसके हाथ से दूसरे मरीज में चला जाता है। तो इसलिए हमारी हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम डेंगू में करते थे उसी तरह से हाथ बार बार धोते रहें, और अपनी आंखों पर कम से कम लगाएं, और जिससे कि आपको भी नहीं हो और दूसरों को भी आप ना फैलाएं। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर हो भी जाए किसी को तो पानी से धोते रहें, ठंडे पानी से धोएं, ये बहुत जरूरी है। और अगर ज्यादा आपको लालिमा हो रही है तो वो अपने नजदीक के आंखों के जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मन सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चलते हैं धर्मेंद्र जी के पास, और सबसे पहले उनकी कलाकृतियाँ आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी चिड़िया आप देख सकते हैं। और दर्शकों, ये बिल्कुल इतनी हल्की है, और जिस तरीके से इनको रखने के लिए स्टैंड बनाया हुआ है, एक और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। बहुत सारी कलाकृतियाँ वो अपनी लेकर आए हैं। धर्मेंद्र जी, पुनः स्वागत है आपका। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि इन चिड़ियों के साथ साथ एक घोंसला भी आया है जिसमें चिड़ियों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। धर्मेंद्र जी, कितने साल हो चुके हैं आपको ये कार्य करते हुए? वैसे तो मेरे को भोपाल में 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ जी। वैसे तो मैं बचपन से ही, हमारा ये परंपरागत काम है, और इसको अभी 15 साल से भोपाल में करा। और सरकारी जितने विभाग है, जैसे जनजाति संग्रहालय है, हस्तशिल्प विभाग है और बेम्बो मिशन है, इनने पूरा सपोर्ट करा, और आगे लाते लाते आज मैं इधर तक आ गया, और काफ़ी इसमें फ़ायदा। तो ये आपने कहीं से सीखा था, या फिर देखते देखते सीखा है, या किसी ट्रेनिंग के द्वारा आपने इस कार्य को सीखा है?
ये हमारे यहाँ पहले ही से होता था। पहले से ही होता है। दादा जी। पिताजी इसी का काम करते थे। तो आपने सीखा नहीं पर सिखलाते तो जरूर होंगे। हाँ, सिखाया मैंने बहुत सी। जनजाति संग्रहालय में सिखाया, इंदिरा गांधी संग्रहालय में सिखाया, बैम्बू मिशन में लोगों को सिखाया, और भी बहुत सी जगह, अभी खजुराहो में सिखाया था। जी बिल्कुल। जो सुनेश जी थे जो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, वो जानना चाहते थे कि क्या क्या योजनाएं हैं। देखिए बिल्कुल धर्मेंद्र जी आपको बता रहे हैं कि कितनी सारी ऐसी पहल हैं जिनके माध्यम से आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, और ये सब जो है ये सरकार द्वारा करी जाती हैं। तो बिल्कुल धर्मेंद्र जी, मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो बैम्बू से, यानी कि आप बांस का उपयोग करके इसे बनाते हैं, और अगर मैं देखूं तो कितना महीन तरीके से इसे काटा गया है, और कितने अच्छे से इसको जो शेप दिया है आपने। लगभग इस एक चिड़िया को बनाने में कितना समय लग जाता होगा? इसको बनाने में अपन को 1 दिन लग जाता है। 1 दिन? आप देख सकते हैं दर्शकों, सिर्फ इतनी छोटी सी चिड़िया और पूरा 1 दिन ले लेती है। तो ये धर्मेंद्र जी, जो इसके अंदर है, ये सिर्फ ऊपर से ही बैम्बू लगी हुई है, बांस लगा है, या फिर अंदर भी पूरा ये बांस का, या अंदर कुछ और भरा हुआ है? इसके अंदर जो बांस का जो छिलका निकलता है उससे अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे बना लेते हैं, या तो जो फ्रूट वगैरह के जो घास होती है उससे बना लेते हैं। उससे स्ट्रक्चर बना के फिर धीरे धीरे अपन इसको कटिंग करके और ऐसा से बना के, और फिर इसमें आँख एमसिल से लगती है और तार से पैर बनते हैं। अच्छा, ये अपन ये कह सकते हैं कि ये पूरा वेस्टेज माल से अपन इसको तैयार करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी बात है कि ये पूरा जो वेस्टेज है उस चीज़ों को उपयोग करके, ऐसी चीज़ें जिनका कोई काम नहीं रहा उनको उपयोग करके ये प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। और क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो भी शो पीसेज होते हैं जो हम अपनी घर की साज सज्जा के लिए खरीद कर लाते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे मटेरियल से बनती है जो पर्यावरण के लिए सही नहीं है, हानिकारक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी साज सज्जा की चीज़ें, कहिए शो पीस हैं, जो बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि कहीं ना कहीं उनको साफ करते हुए ये इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। और बिल्कुल कोशिश करिए कि आप जो अपने घर की साज सज्जा में जो चीज़ें रखना चाहते हैं या रख रहे हैं उसके प्रति सजग रहें कि क्या वो पर्यावरण को लेकर कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं। ये एक छोटी सी पहल होगी आपके तरफ से, और बिल्कुल इस बात पे गौर करिएगा। धर्मेंद्र जी, ये जो आपने चिड़िया, क्योंकि फ़िलहाल हम यहाँ टेबल पे चिड़िया ही देख पा रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या इन आप बांस का उपयोग करके कलाकृतियाँ बनाते हैं? जैसे मोर है, बाज है, हिरन है, और बहुत सी ऐसी जो बैम्बू की कलाकृति हैं, लैंप हैं। जी, लैंप। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत चीज़ें बना लेते हैं अपन बैम्बू में। जी बिल्कुल। और सबसे पहला क्या आपने बनाया था? जैसे आपने बताया कि आप बचपन से ही ये इस कार्य को करते आ रहे हैं, तो सबसे पहली वो क्या चीज़ थी जो आपने बनाई थी? सबसे पहले मैंने एक झूला बनाया था, फिर उसके बाद बैलगाड़ी बनाई, फिर उसके बाद मैंने जो अपनी ज्वार होती है, जी, तो ज्वार के अंदर वो सफ़ेद सफ़ेद अपन उसको निकालते हैं, तो उससे मैंने छोटी छोटी चिड़ियाँ बनाई पहले। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये बांस से बनाए, तो फिर इससे धीरे धीरे अपन स्ट्रक्चर बनाते गए, और अभी और आगे बनाते जा रहे हैं। और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी मैंने बांस के जो बुरादा होता है उससे गणेश बनाए थे। गणेश जी, बिल्कुल। क्योंकि आगे वाले आने समय में दर्शकों गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव भी शुरू होने वाला है, तो क्यों ना जो सेरेमिक और ऐसे मटेरियल जो कि पर्यावरण के लिए सही नहीं होते हैं, उनसे जो प्रतिमाएं बनती हैं, उनकी वजह क्यों ना हम ऐसी बांस से बनी हुई या मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा का बिल्कुल आप कोशिश करिएगा कि ऐसी प्रतिमाएं अपने घर में लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहल होगी प्रकृति के लिए। इको फ्रेंडली होना हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, खासतौर से हम सभी के भविष्य के लिए। अनिल सर हमारे साथ हैं। अनिल सर, आपने स्पीच दी थी बुद्धिज्म एंड बिजनेस, जो कि एक बड़ा ही एक नया कंसेप्ट है। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कनेक्शन है बुद्धिज्म और बिजनेस में? बुद्धिज्म और बिजनेस में कनेक्शन ये मैडम ऐसा है कि जितने बिजनेसेस फेलियर होते हैं जी, फेलियर होने का जो मूल कारण है जी, मूल कारण ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर में व्यक्ति एक तो लर्निंग में नहीं रहता है जी, तो बुद्धिज्म क्या करता है कि लर्न करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है सबसे पहले।
कि नई चीज़, जो चीज़ आपने जानी है वो जानी है, लेकिन नई चीज़ आपको डिसाइड करनी है जो आप करना चाहते हैं। जी। क्योंकि बुद्धिज्म जिस प्रकार से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होता है एक धर्म के रूप में होता है, जी। तो बुद्धिज्म एक धर्म नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, बुद्धिज्म एज ए धम्म, और धम्म यानी लॉ ऑफ नेचर, जिसको पाली के अंदर कहते हैं प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण का सिद्धांत। कोई भी घटना जब घटती है उसका कोई कारण होता है। तो जैसे हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले हमको अपना वाई ढूंढना पड़ेगा कि मुझे वो चीज़ क्यों करनी है, तो अपने अंदर से वो डिज़ायर निर्माण करना पड़ता है। तो हम अगर एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के बारे में अगर हम कहें कि हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस विश्वगुरु वाला होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं सम्राट अशोक की बात कहूँ, तो सम्राट अशोक के समय में पूरा भारत जो जम्बूद्वीप था बहुत बड़ा था, मतलब 13 टुकड़े हो चुके हैं, जी। है ना। अगर मैं बुद्धिज्म और बिजनेस के बारे में बात कहूँ तो जापान जैसी कंट्री है, जापान एक बहुत छोटी कंट्री है, बहुत मतलब मध्य प्रदेश कितना उसका भौगोलिक एरिया होगा, लेकिन वर्ल्ड के अंदर में उसकी कंपनियां राज कर रही है। और हम बड़े इससे बोलते हैं कि मेड इन जापान, लेकिन क्या हमने मेड इन इंडिया को ऐसा और वर्णवाद और अपने धर्मों के अंदर में इसमें लड़ाई कर रहे हैं, और पड़ोसी से हम कैसे आगे जाए, बस पड़ोसी के पास कार है तो हमारे पास इतनी होनी चाहिए, यहाँ तक हम लोग, लेकिन हम वर्ल्ड वाइड नहीं सोच पा रहे। उसका रीज़न ये है कि हम बुद्धिज्म को ही धर्म भी बना दिया। बुद्धिज्म एक महासमुंदर है, जी। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि महामानव तथागत गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम थे, इन्होंने शोध किया है यूनिवर्स के जो अच्छी चीज़ें उसका, और उसका कनेक्टिविटी हमारे इंटरनल से होती है। सबसे पहली बात तो मैं जो बात कहना चाह रहा था, बुद्धिज्म और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेशन क्या है, वो हमारे से रिलेशन है। हम एक व्यक्ति है कि जो एक संगठन बनाता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता। जैसे कि मान के चलो कि एक गीत अगर हमें अच्छा गाना है तो सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बांसुरी बजाने वाला, लिखने वाला, कंपोजिंग करने वाला, सारी कैमरामैन और पब्लिक तक पहुंचाने। तो ऐसा ही बिजनेस भी होता है, तो बिजनेसमैन के लिए वो ज़रूरी है। तो पूरा का पूरा मतलब संगठन होता है, संगठन का प्रशिक्षण के बाद में हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उसका मार्केटिंग, और उसके साथ में सबसे बड़ी इंटीग्रिटी कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, जी, जी। है ना। तो ये कहाँ से निर्माण होगा, फिर कैरेक्टर उस प्रकार से कैरेक्टर निर्माण करना, तो एक तैयार करना। और ये किसका काम है, गुरुओं का काम है, स्कूल का काम है, घर में माता पिता का काम है, इस प्रकार का एक मीडिया का काम है, सरकारों का काम है। एक बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की जरूरत पड़ेगी इस चीज़ के लिए, अगर हमको भारत को उस लेवल पर ले जाना है। जी, तो जी। इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेशन मेरा यही है कि हम, जैसे इन्होंने मान के चलो कि ये जो भाई साहब है, इन्होंने जो अपना चिड़िया बनाए, अभी ये अकेला कुछ बना रहे हैं और ये बेच रहे हैं, लेकिन अगर इसको मशीनी के माध्यम से हम तैयार करें, इंटरनेशनल मार्केट दे, तो यही करोड़ों अरबों का टर्नओवर करेगा, जी। यही बिजनेस। मतलब ये अगर यहाँ पर अब 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से आए होंगे तो ये मर्सिडीज में भी आ सकते हैं, और देश के लिए एक बहुत बड़ा जीडीपी और टैक्स के रूप में भी एक योगदान दे सकते हैं। मतलब बिजनेस का रिलेशन है। आज हम क्या है, बाहर की वस्तु बना के हम बाहर अपना पैसा दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी को हम स्ट्रांग कर सकते हैं। हमको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोन देने वाले बन जाएंगे, जी, बिल्कुल, है ना। पूरा कर्जा उतर जाएगा को अगर मतलब उस लेवल का अगर तैयार किया गया तो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक तो चरित्र निर्माण को लेकर, जो कि बचपन, ये जो बीज है कहीं ना कहीं बचपन में ही डल जाता है बच्चों में, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक उम्र के बाद जब परिपक्वता आ जाती है तो बदलाव बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही वो ये कि एक व्यक्ति से कोई बड़ा कार्य किसी एक व्यक्ति से केवल संभव नहीं है, उसमें अगर वही एक कार्य में अगर 4 लोग और जुड़ जाते हैं तो वो कार्य बड़े स्तर पर जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये अंक आप सभी को पसंद आया होगा। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का जो विश्व आदिवासी दिवस है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है, देखिए दर्शकों, जो चीज़ है जो हम सभी को सीखना चाहिए वो ये है कि मानवता, और मानवता का जो आधार होता है वो होती है सद्भावना। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, कोई भी ये जो जाति है, जो धर्म है, जो ये अंतर है, ये अंतर, ये जो देखिए, हर धर्म हमें सिखाता है मानवता, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषा में। जी हाँ, क्योंकि यही एक मूल मंत्र है अच्छे जीवन का, कि सबके लिए सद्भावना रखें और सबको एक सा देखें, सबके साथ एक सा व्यवहार करें। तो बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आज का अंक आप सभी को पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।